आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम 2025 के लिए लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड नंबर का लेक्चर है ना। और आपको पता है इससे पहले ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें अपने केमिकल बॉन्डिंग को भी देखा, कोऑर्डिनेशन को भी देखा ना, पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक वगैरह के बारे में वहां पर बात करी है ना। तो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें यहाँ पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे है ना। और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री भैया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच का एक ब्रिज है, मतलब ऑर्गेनिक का पार्ट, इनऑर्गेनिक का पार्ट दोनों इसके अंदर कवर होते हैं है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में, तो यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन भी आया था। तो छोटा सा चैप्टर है, जरा सी देर में आप रिवीजन कर सकते हैं है ना। आपने पहले ढंग से पढ़ लिया हो तो भैया 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। और इससे लास्ट टाइम 12 नंबर 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जो अपने आप में काफी बड़ा यहां पर अपन मान सकते हैं, हाई वेटेज इसका माना जा सकता है। तो काफी डिटेल में इसको कवर करने वाले है ना। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम समझेंगे, उसके साथ साथ इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आए थे उसके बारे में समझेंगे। और हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और इस सीरीज के बाकी वीडियो भी देख लेना भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। काफी बेनिफिट होगा, एग्जाम से जस्ट पहले देख लेना अच्छे से, काफी फायदा होगा। यकीन माने जब आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार सर ने ये तो अभी बताया था, ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ गए, इस तरह से आपको महसूस होगा। चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में अगर आप सिलेबस में देखोगे, आरपीएससी का अगर सिलेबस आप देखोगे, आरपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री का है, तो सिलेबस में 4 तरह के कंपाउंड आपको दे रखे हैं, 4 तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड टिन, ये इन 4 प्रकार के मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको देखने हैं। सिलेबस में क्लियरली मेंशन है आपके में कि इनके आपको स्ट्रक्चर देखने हैं इन कंपाउंड के, है ना। इनमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है उसके बारे में आपको देखना है, और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके बारे में आपको देखना है। तो कुल मिला के भाई ये 4 तरह के कंपाउंड है जिनकी स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और एप्लीकेशंस के बारे में सिलेबस में बोला गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज में यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट हो सके। देखो जब हमने बात करी जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो एक बात ध्यान देना, सिलेबस में तो बोला है लिथियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड टिन, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। आ सकता है भैया, कैसे आ सकता है? जैसे ये पूरा एक चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड चैप्टर को आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि भैया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं हो। इसका मतलब है अगर ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर आपने पढ़ा है तो एग्जामिनर ये मान के चलता है कि भैया इसका बेसिक तो आपको पता होगा ही सही, है ना। तो ऐसे केस में बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और लास्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये एक क्वेश्चन था जो आपके 2022 में आया था। इसके अलावा देखो 6 क्वेश्चन यहाँ से आए थे 12 नंबर के, सारे करेंगे अपने यहाँ पर, है ना। तो जिसमें पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में यहाँ पर बात करिए, और इसका जो आंसर है ना वो जीसस साल्ट है। और जीसस जो साल्ट है एक्चुअली ये प्लेटिनम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। और ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते। रीजन क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना। और मैंने तो कोर्स के अंदर भी बहुत अच्छे से करवा रखा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ही सही, है ना। बाकी अपन यहाँ पर अभी बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब जैसे लिथियम का अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में यहाँ पर देखो, लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भैया, तो लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अपन बोलते हैं। और जिसमें आपको पता है जो लिथियम है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ना। ये इजीली इस एल्किल ग्रुप पर अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर ये होता है, इसमें पोलर बॉन्ड होता है। यहाँ पर कौन सा, ये जो CLI बॉन्ड होता है ये पोलर होता है, हाईली पोलर बॉन्ड होता है ना। इस पर हाई नेगेटिव चार्ज आने के कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर जाता है, और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी ये बिहेव करता है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, समझ में है ना। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है ना। और अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी काफी ज्यादा काम में आता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यहाँ पर अपन देख सकते हैं ना। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं वो भी बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अपन
सोल्व करेंगे इसे, ऑटोमेटिक आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मैग्नीशियम की बात करें, अच्छा ये लिथियम के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को सुपर गिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, आपको पता है ना। और जो मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा है? मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है RMgX, जिसको अपन बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर बिल्कुल सेम है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, एल्किल है ना, में कार्बन है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, तो यहाँ पर भी R- और यहाँ पर भी Mgx+ अपन कर सकते हैं, Mgx+। और सीधी सीधी बात है, यहाँ पर भी ये इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल और साथ के साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताओ, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं ना, उनकी रिएक्शन हमेशा आसे की फॉर्म में होती है। आसे, आसे का मतलब है कि सबसे पहले, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले अगर एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहले भैया एसिड बेस रिएक्शन ही होती है, ऐसे बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। जब एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं। जब एडिशन रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और जब सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो इस सीक्वेंस से क्यों होता है, कैसे होता है, डिटेल में काफी अच्छे से मैंने आपको कोर्स के अंदर पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा होगा, है ना। पेड कोर्स में तो छोड़ो, फ्री कोर्स के अंदर भी चीजें मैंने कवर करा रखी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो बाकी इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे बनता है, क्या बनता है ना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपने क्लियर ऑलरेडी कर रखे हैं। अब बात करें जैसे आयरन की, Fe की, देखो Fe में मेटल कार्बोनिल्स वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनिल है आयरन का, वो ये है ना, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अगर मैं इसके मेटेलोसिन्स की बात करूं तो यहाँ पर FeCP2 मतलब ये फेरोसिन यहाँ पर हो गया, फेरोसिन है ना। फेरोसिन क्या है? एक मेटलोसिन है। और आपको पता है इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 होते हैं। वो सारा काफी डिटेल में ऑलरेडी मैंने आपको करा रखा है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जैसे अगर यहाँ पर देखें अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ टिन, जो भी आपके सिलेबस में है, तो अगर टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पर R4SN है ना, जैसे यहाँ पर R3SNCl, R2SNCl2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं, RSNCl3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, किसके? टिन के है ना। देखो टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस है। जैसे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड को अपन वुड प्रिजर्वेशन में काम में लेते हैं, है ना, वुड लकड़ी के संरक्षण में काम में लेते हैं, है ना। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, फंगस वगैरह नहीं लगती, दीमक वगैरह नहीं लगेगी लकड़ी के, वहां पर काम में लेते हैं। और ऑर्गेनो टिन कंपाउंड कार्सियोजेनिक भी होता है। कार्सियोजेनिक मतलब कैंसर हो जाता है भैया, इससे बहुत खतरनाक चीज है ना। इसी तरह जो ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है, इसका पॉलीयूरेथीन के फॉर्मेशन में, प्रिपरेशन में भी कैटेलिस्ट की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है ना। काफी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। अब अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो भैया, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमको एक्चुअल पता चल सके कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेफिक्र रहो, हम कमेंट में उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और आपकी एक एक समस्या का समाधान करेंगे ना। और इस PDF को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे इस PDF को, तो वहाँ से डाउनलोड आप कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आप साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, द पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच हैज एथेन एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका मतलब पाई बॉन्ड होगा भैया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, चाहे डबल हो या 3 हो, ट्रिपल हो। और यहाँ पर दे रखा है एथेन। एथेन का मतलब भैया CH3 होता है, इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है।
तो ये तो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर गलत हो गया है ना। तो देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर गलत हो गया, इसी वजह से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में इसको बोनस कंसिडर किया गया है भैया, इसका बोनस कंसिडर किया है, बोनस, इस क्वेश्चन को ही बोनस माना है। अरे आरपीएससी ने गजब का कमाल कर रखा है। कैसे कमाल किया है, आपके जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन थे पेपर सेकंड में, उसमें से 15 क्वेश्चन डिलीट किए गए 2022 में, 15 क्वेश्चन। और डिलीट क्या है, इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर एथीन लिखना था, एथेन कर दिया। अच्छा हिंदी में सही लिख रखा है, हिंदी में यहाँ पर एथीन ही लिखा हुआ था, हिंदी में एथीन ही लिखा हुआ था, है ना। तो कुल मिला के हिंदी के हिसाब से सही था, ये नहीं है। मैं कुल मिलाकर हिंदी में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हिंदी में सही था, इंग्लिश में गलत हो रहा है, इसलिए इनको बोनस देना पड़ा, इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं एथेन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक हुई थी आरपीएससी की ओर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं जीसे साल्ट। देखो जीसे साल्ट एक्चुअली क्या है समझने की आप कोशिश करना। जीसे साल्ट है भैया के पीटी, है ना, प्लेटिनम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, PtCl3, यहाँ पर पाई C2H4, है ना, C2H4 और यहाँ पर .H2, है ना। ये जिसे साल्ट होता है, जिसे साल्ट होता है हाइड्रेटेड पोटेशियम ट्राइक्लोरो, है ना, एथीन प्लेटिनेट सेकेंड। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 आएगी ना, ये आईपीसी नेम बोला है मैंने, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, इसमें C2H4 है, C2H4 में मतलब डबल बॉन्ड होगा, तो इसके अगर स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा भैया D2sp3, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर शेप इसकी होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब कुछ मैंने पढ़ा भी रखा है और आपको पता होगा, यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये यहाँ पर Cl, यहाँ पर ये Cl, यहाँ पर ये Cl और एक पाई बॉन्ड इसके द्वारा बनता है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है ना, ये इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर रहती है, ये है ना, ये यहाँ पर माइनस और ये K प्लस, ये ठीक है। तो कुल मिलाकर पाई बॉन्ड किसके अंदर आ गया भाई, जिसे साल्ट का ना, पढ़ा रखा है मैंने, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको फ्री कोर्स का इसका मुझे थोड़ा सा कम ध्यान है, लेकिन पेड कोर्स में बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने जिसे साल्ट। और आपको पता है कि सिलेबस में डायरेक्ट प्लेटिनम नहीं दे रखा, उसके बावजूद ही मैंने करवा रखा है। क्यों करवा रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को ये टच करता है। देखो यहाँ पर फेरोसिन की अगर बात करें तो फेरोसिन आपको पता ये होता है, ये होता है फेरोसिन, ये Fe, है ना, ये फेरोसिन होता है। तो नो डाउट फेरोसिन पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन हो रहा है ना, डिलोकलाइजेशन, लेकिन इसमें एथीन नहीं आता, ये इसका मतलब ये गया काम से, ये नहीं होगा, है ना। टेट्रा एथिल टीन की अगर बात करें अपन, तो ये ET4SN है, टेट्रा एथिल टीन, तो इसमें तो एथिल ग्रुप है, एथेन थोड़ी है ना। ET का मतलब क्या होता है, ET का मतलब होता है भैया CH3CH2, ये तो कुल मिलाकर इसमें तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये भी गया। और यहाँ पर देखो डाई बेंजीन क्रोमियम दे रखा है, डाई बेंजीन क्रोमियम एक्चुअली क्रोमोसिन होता है ना, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि जैसे यहाँ पर बीच में क्रोमियम और यहाँ पर ये बेंजीन, ये दोनों तरफ बेंजीन, तो ये भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, लेकिन एथीन इसके अंदर भी नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन को क्या आप आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, नहीं बोल सकते भैया। क्यों, क्योंकि जब ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड आप पढ़ रहे हो, कितना तो भैया आपको आना ही चाहिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। आप देख लेना, आप पेपर देखोगे, ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, इनसे आपको काफ़ी हेल्प होगी। बहुत सारी क्वेश्चन आपको लगेगा यार अभी ये तो सर ने बताया ही था, और यार लो एग्जाम में आ भी गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, समझना अच्छा सर। देखो इनकरेक्ट, ध्यान देना, करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। हाँ, लिखा इनकरेक्ट और पढ़ करेक्ट लेता है, लिखा ट्रू है वो अनट्रू पढ़ लेता है ना। तो इन चीजों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट भैया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड RLI। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भैया 2022 में आ चुके हैं, है ना। बस इनके बेसिस पर अपन लेटेस्ट ट्रेंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए ना, इन
क्वेश्चंस के बेसिस पे लगभग पूरे चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पर हमको मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, Li प्लस। तो यहाँ पर लिथियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई रहती है, लिथियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाता है। R माइनस की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, जिसके थ्रू अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हम कर सकते हैं, है ना। और साथ के साथ माइनस प्लस आने की वजह से पोलर बॉन्ड भी इसमें होता है। अब देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो Cli बॉन्ड इज हाईली पोलराइड आ गया ना, प्लस माइनस तो Rl के लिए कार्बन है तो C माइनस L प्लस बोल सकते हैं। तो ये तो करेक्ट है भैया, आपको तो इनकरेक्ट देखना है, हम लोग गलत हो गया, है ना। ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट आर स्ट्रॉन्गली बेसिक यही सही, अभी बात करी थी मैंने, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस है ही सही है माइनस प्लस की वजह से, है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तो है ही खास बात है भैया, वो जनरली जो ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम है, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ये सबसे पहले ही एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। अगर एसिडिक हाइड्रोजन इनको मिल गया ना, ये तड़पते रहते हैं कि भैया एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, मैं इसको खा जाऊंगा कुछ भी हो जाए। जब एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो, एसिडिक हाइड्रोजन इनको नहीं मिलता, तभी एडिशन पर जाते हैं। और जब एडिशन भी पॉसिबल नहीं हो तो सब्स्टिट्यूशन पर, और जब वो भी पॉसिबल नहीं हो तो एलिमिनेशन पर जाते हैं। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने आपको, है ना, जब पढ़ाया था सब। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट इसमें नहीं होगा, है ना। तो ये एकदम सही है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट आपको देखना है। देखो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, एकदम सही है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं ना, और स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है ना। तो कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग बेस है तो डी प्रोटोनेशन के द्वारा भी ये अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं। साथ के साथ है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर एकदम सही स्टेटमेंट है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, कार्बन इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आयंस। इलेक्ट्रॉन आयन मतलब ये समझ लो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की। तो ये कर रहा है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है। अरे भैया क्यों करेगा? इसको क्या पड़ी है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को अट्रैक्ट करने के? खुद इलेक्ट्रॉन रिच है R माइनस, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है ना, ये यहीं पर गलत हो गया पहले बात। दूसरा ये बता रहा है कि ये रिजेम्बल्स ए कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन की तरह वर्क करता है। नहीं भैया, ये कार्बोकेटाइन की तरह वर्क नहीं करता, ये कार्बेनाइन की तरह वर्क करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब स्टेटमेंट सरासर गलत है, और स्टेटमेंट गलत है मतलब इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में R माइनस R प्लस नहीं, ये R माइनस को रिसेंबल करता है, R प्लस को नहीं करता, इसलिए गलत हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर आपके नहीं होगा, समझ में आ रहा है भैया, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स, है ना, FeCP2 इज। देखो ध्यान देना, जो FeCP2 है, CP मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल, वो एक्चुअली क्या है, वो ये है भैया, ये है यहाँ पर ये यहाँ पर ये यहाँ पर है। अब एक बात समझने की कोशिश आप करना, देखो ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, ये क्लियर यहाँ पर समझना ना, तो ये 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। 5 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, दो तो इसके होकर एक और इलेक्ट्रॉन ये भी डिलोकलाइज हो रहा है भैया, इस तरह से कर सकते हैं। तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक है। ये एरोमेटिसिटी गेन कैसे करेगा? अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन हो जाए, तो भैया यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये और ये ऐसे होते हैं। अब ये 2 2 4 2 से 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये एरोमेटिक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक्चुअली यही होता है कि ये जो आयरन है, इस आयरन से मुन्ना एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, इस आयरन से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है भैया, और इस आयरन से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है,
है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये भी Cp माइनस हो गया इस तरह से, और ये भी Cp माइनस हो गया। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये एक्चुअली यहाँ पर जो रिंग होती है ना वो ऐसे होती है, एक नेगेटिव डिलोकलाइज होता रहता है। तो एक इसने लिया आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली यहाँ पर कितने जाती है, +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है +2, ये +2। समझ में आ गया ना। अब इसको चाहिए तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे आयरन के लिए अपन ने x मान लिए, है ना, Cp की संख्या यहाँ पर 2 है और Cp पर कितना होता है -1, ऐसे। ये ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x = +2। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भैया +2 होगी, +2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी बात क्या है कि सैंडविच लाइक कंपाउंड है या नहीं। देखो एक रिंग ये रही, दूसरी रिंग ये, दो रिंग के बीच में आयरन फंस गया, जस्ट सैंडविच लाइक, है ना, बीच में आयरन फंस गया, यहाँ पर ऊपर नीचे रिंग है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 होती है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इसको मेटालोसिन तो बोलते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ApCp2 इज +2, एकदम सही है। आपको इनकरेक्ट देखना है, ये तो करेक्ट है, मतलब आपका आंसर नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ApCp2 इज 0, देखो 0 नहीं है, इनकरेक्ट, +2 है तो इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही आपको देखना है, मतलब यही आपका आंसर होगा। आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सैंडविच्ड कंपाउंड, एकदम सही है, सैंडविच, दो रिंग के बीच आयरन फंस गया बेचारा, तो यहाँ पर ये भी सही स्टेटमेंट है, आपका आंसर नहीं होगा। और इट इज मेटलोसिन, तो चाहिए भैया क्रोमोसिन ले लो, है ना, डाइबेंजीन क्रोमोसिन हो गया, यूरेनोसिन हो गया, फेरोसिन हो गया, एटसेट्रा, सब मेटलोसिन है ना। तो ये एक मेटलोसिन है, सही स्टेटमेंट है, आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि इसमें 0 बता रखी है ना। आई थिंक बहुत अच्छे से आपके समझ में अब आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर मूव कर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दे रखा है ना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ए टर्सरी एल्कोहल सेल बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ RMgX, मतलब गिरगनार रेजेंट, है ना। देखो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसकी रिएक्शन गिरगनार रेजेंट के साथ करवाए कि टर्सरी एल्कोहल बन जाए। तो देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है ना, फॉर्मेल्डेहाइड, ये नॉर्मल एल्डिहाइड है, ये भी नॉर्मल एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो कुल मिला के कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन गिरगनार एजेंट से करवानी है। अब कार्बोनिल कंपाउंड गिरगनार एजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं भैया, समझने की कोशिश करते हैं। R1 R2 कर दो इसको, डबल बॉन्ड हो, ये गिरगनार एजेंट यहाँ पर हमने ले लिया RMgX, आपको पता है माइनस या प्लस होता ही है, कोई डाउट वाली बात है नहीं। आपको पता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, सॉरी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटने की प्रोबेबिलिटी रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पर माइनस, इस पर प्लस आने की वजह से ये R- इस पर अटैक करता है। बहुत अच्छे से पता है बेटा आपको, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया R1, है ना, यहाँ पर ये R2, यहाँ पर ये O-, और ये इस कार्बन से ये एल्किल यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर O- हो गया, तो O- से कौन जुड़ जाएगा भाई, MgX, तो यहाँ पर MgX ये प्लस जोड़ते हैं। आगे इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है H3O+ एसिडिक मीडियम में, या आपको ऐसे भी मिल सकता है H2OH+, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो जब हाइड्रोलिसिस यहाँ पर करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर H और इधर OH आप जोड़ दो, तो इधर H आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर ये R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर OH और यहाँ पर ये R है। अब आप समझने की कोशिश करना, अगर यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ए ऑप्शन अपन ने लिया, यहाँ पर H डबल बॉन्ड OH, कुल मिलाकर ये H और H हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर H और H लेता हूँ तो कुल मिला के R1 R2 की जगह H हो गया, तो यहाँ पर आपको H रखना पड़ेगा, या H यहाँ पर H रखने का मतलब है RCH2OH बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा RCH2OH, और RCH2OH एक 1 डिग्री अल्कोहल है, जबकि आपको कौन सा बनाना है, आपको तो बनाना है भैया यहाँ पर कौन सा, 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल। इसका मतलब ए तो आपका आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो है बी, ये आपको दे रखा है बी में यहाँ पर देखो एक तरफ R एक तरफ H होगा, तो यहाँ पर ये हो गया C डबल बॉन्ड O R और H। तो ऐसे केस में क्या होगा,
ऐसे केस में एक तरफ तो R एक तरफ H लगाना है, तो या तो R ही रह जाएगा, यहाँ पर H करना है। तो ऐसे केस में कुल मिलाकर क्या होगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जो है OH, यहाँ पर R हो गया, बीच में ऑलरेडी R ही रहेगा, है ना, और यहाँ पर H। तो ये क्या होगा भैया, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको तो 3 डिग्री चाहिए। 3 डिग्री से नीचे बात ही नहीं करेंगे, पसंद ही नहीं हमको ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर RCH2CH, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा केस है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ तो हमने R2 एज इट इज मान लिया, है ना। यहाँ पर तो सॉरी एक तरफ तो H होगा ना, तो यहाँ तो हमने H ले लिया, ये है ना। और यहाँ पर जो है वो RCH2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये CH2 और R, ये है कुल मिलाकर केस, है ना। तो ये C हो गया। अब इससे क्या बनेगा, तो कुल मिलाकर हमने क्या किया, ये जो C डबल बॉन्ड O है उसके एक तरफ तो हमने यहाँ पर H कर दिया, और एक तरफ यहाँ पर हमने कर दिया CH2R, जैसा इसमें दे रखा है ना। तो अब आपको एल्कोहल बनाना है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर तो OH हो ही जाएगा, है ना। यहाँ पर H कर दो, इसकी जगह पर H, यहाँ पर एज इट इज रहेगा CH2R, ये है ना, और यहाँ पर R रहेगा ऐसे। तो भैया ये भी क्या हो गया, देखो इस कार्बन से एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ रहा है, मतलब ये भी एक 2 डिग्री एल्कोहल होगा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जबकि लास्ट में देखो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O R R है, दोनों तरफ D, क्लियर यहाँ पर। तो यहाँ पर एक केस ऐसा हो गया, इधर भी R इधर भी R, है ना। तो कुल मिला के यहाँ भी R यहाँ भी R, बीच में ऑलरेडी R रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ भी R यहाँ भी R, बीच में भी आ गया R, तो 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, मतलब ये आपका आंसर होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, आपको केवल क्वेश्चन देखने की जरूरत है, आंसर तो भैया चुटकियों में आ जाएगा, चुटकियों में। हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपकी क्लियर भी हो रही होगी, समझ में आ रहा है ना। तो देखो आप ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का ये क्वेश्चन आ गया, इसके पहले का भी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का ही क्वेश्चन था, कहाँ मर गया, देखो ये ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का था, और ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का था। अच्छा ये तो उसका हो गया ना जिसे साल्ट का, ठीक है, ये जिसे साल्ट का हो गया, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड का हो गया, और यहाँ पर ये इसका हो गया ना ऑर्गेनो आयरन का, और ये अपना ऑर्गेनो मैग्नीशियम का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट का ही क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देखो भैया ना, सॉल्व करके देखो और कमेंट करके जरूर बताओ भाई आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, अबाउट RMGX ग्रिग्नार्ड एजेंट अनट्रू स्टेटमेंट। देखो अनट्रू मतलब गलत बताना है कि कौन सा गलत है RMGX के बारे में। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हाँ RMGX के बारे में कौन सा गलत है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ RX टू एन एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड मैग्नीशियम इन ए सॉल्वेंट। तो देखो बहुत डिटेल मैंने समझा रखा है, फ्री और पेड दोनों कोर्स में अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो पता होगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे RX लेते हैं प्लस, है ना, इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड Mg के साथ ही, है ना, और यहाँ पर बनता है RMG। अच्छा ये पूरी मैकेनिज्म वगैरह सब करवा रखे ना, आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से पता होगा ये कैसे होता है क्या होता है, सब कुछ बता रखा है ना। ये रिएक्शन यहाँ पर अपन जो प्रिपरेशन कराते हैं बेसिकली ड्राई ईथर के अंदर कराते हैं, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर क्यों लेते हैं यहाँ पर देखो नॉर्मल जो सॉल्यूशन सॉल्वेंट है ना, जैसे कोई अल्कोहल वगैरह हो गया, वाटर वगैरह हो गया, या फिर कोई ये इस तरह से मान लो कि जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो गया, वो यहाँ पर काम में नहीं लेते। एक्चुअली जो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, और ये मॉइस्चर और एयर के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है। अगर इसको खुले में भी रख दिया, वहां पर हल्की फुल्की नमी भी है, वो नमी छोड़ो तो एयर से भी रिएक्शन कर लेता है, तो ऐसे केस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए इसको हमेशा इनर्ट एनवायरनमेंट में बेसिकली ईथरेट सॉल्यूशन के फॉर्म में रखा जाता है, ईथर के अंदर सॉल्यूशन इसका बना लेता है ताकि इनर्टनेस आ जाए, है ना। या फिर अगर इसको स्टोर भी अपन करते हैं तो फिर इनर्ट एनवायरनमेंट जैसे कोई आर्गन गैस की प्रेजेंस में हो गया, या फिर कोई नाइट्रोजन वगैरह की प्रेजेंस में हो गया, इस तरह से इसको स्टोर किया जाता है। डायरेक्ट इसको स्टोर नहीं कर सकते। रिएक्शन के दौरान भी ड्राई ईथर यहाँ पर बेसिकली काम में लेते हैं ताकि बनने वाला RMGX सेफ रहे।
अदरवाइज पता चले कि बना तो है नहीं, उसके पहले रिएक्शन कर गया, खत्म हो गया, है ना। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, आपको गलत टिक करना, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। द सॉल्वेंट यूज्ड मस्ट बी नॉन प्रोटिक पोलर। देखो नॉन प्रोटिक पोलर हो, प्रोटिक पोलर नहीं हो सकता। अब नॉन प्रोटिक पोलर तो जो है ड्राई ईथर में यहां पर अपन ने ये ले लिया, जो है ET2 डाई एथिल ईथर ले सकते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब लेकिन ये सॉल्वेंट पोलर है या नहीं, ये सोचो आप, ये पोलर है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, पोलर सॉल्वेंट ही है। देखो ये CH3 CH2 O CH2 CH3 पोलर तो है ना। देखो यहां पर ये पार्शियल नेगेटिव और यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ये इस तरह से हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो पोलर है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। लेकिन ये क्या कोई प्रोटॉन दे सकता है? नहीं दे सकता, मतलब नॉन प्रोटिक है ना। आप जैसे THF लेते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये आप लेते हो, ये भी तो ईथर ही है ना। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, वो ले सकते हो यहाँ पर, है ना। तो क्यों ले सकते हो? क्योंकि ये एक इनएंड एनवायरनमेंट कर लेता है ये, बल्कि जो ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड गिरनार एजेंट, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज कर देता है, ईथरेट सॉल्यूशन यहाँ पर बना लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एकदम सही है, अभी आपका आंसर नहीं होगा। देखो इट कैन बी स्टोर्ड लाइक एनी अदर केमिकल, नहीं कर सकते मुन्ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मॉइस्चर वगैरह के प्रति, एयर वगैरह के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। कोई पोलर प्रोटिक वगैरह सॉल्वेंट काम में ले ही नहीं सकते, कोई नॉर्मल वाटर लाइक सॉल्वेंट यहाँ पर काम में ले ही नहीं सकते, उसके साथ रिएक्शन करके खत्म हो जाता है भैया, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नॉर्मल जो रिएजेंट्स वगैरह केमिकल वगैरह होते हैं उनकी तरह स्टोर नहीं कर सकते, इसको इनर्ट एनवायरनमेंट के अंदर स्टोर किया जाता है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है और ये गलत है, अनट्रू है, इसलिए आपका आंसर होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। सही है भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी भी मैग्नीशियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ोगे, आप उसके नाम पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही पढ़ते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इतना इंपॉर्टेंट कि कई सारे केमिकल्स इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, कई सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये ट्रू है, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो देखो ये 2022 में 2 क्वेश्चन ऑर्गेनो मैग्नीशियम से, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखते हैं ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, बचा कुछ ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, इसका भी 2022 में क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ऑर्गेनो टिन कंपाउंड के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में काम में आता है ना, पेस्टिसाइड्स बायोसाइड्स की फॉर्म में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव ऑफ वुड्स, मैंने बताया था ना, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है और लकड़ी के वुड के संरक्षण में, उसको प्रिजर्व करने की फॉर्म में काम में आता है ताकि लकड़ी खराब नहीं हो। तो ये भी सही स्टेटमेंट है ना। आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीयूरेथेन्स फॉर्म। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, कई सारे ऑर्गेनो टिन कंपाउंड को पॉलीयूरेथेन्स के प्रोडक्शन में एज ए कैटलिस्ट काम में लेते हैं, है ना। तो ये एप्लीकेशन है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी एकदम सही है। और आर नोट कार्सियोजेनिक, भैया गलत स्टेटमेंट है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कई ऑर्गेनो टिन कंपाउंड ऐसे है जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिनसे कैंसर होता है, मतलब ये कार्सियोजेनिक होते हैं, नोट कार्सियोजेनिक नहीं, कार्सियोजेनिक होते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पर देखो ऐसे तो पूछा नहीं अपन से कि ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, इनमें से कौन सा फंक्शन ऑर्गेनोटिन कंपाउंड का नहीं है। अगर नोट आता, इनकरेक्ट आता, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो अपना आंसर ये हो जाता, है ना। तो ये नॉर्मल केस है, इसका मतलब इसके आंसर एक नहीं बल्कि 3 आंसर। इसके आंसर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नोट करेक्ट नहीं बताना, यहाँ तो नॉर्मल केस है ना, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड आर यू मान ला, तो ये करेक्ट बताना है, मतलब 3 आंसर है। और भैया ये गलती किसने कर दी? या तो वो इनकरेक्ट लिखना बोल गया, नोट लिखना बोल गया आरपीएस से, इसी वजह से बेचारे को ये क्वेश्चन भी क्या है, डिलीट मारना पड़ा। और ये भी एक बोनस क्वेश्चन
ये भी एक बोनस क्वेश्चन था 2022 में। अब देखो सबसे खास बात क्या है कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आरपीएससी में आपके सिलेबस में 4 कंपाउंड लिखे हुए हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, आयरन और टिन, है ना, जिसमें से देखो एक क्वेश्चन इससे आ गया, आपके सिलेबस का एक क्वेश्चन इससे आ गया भैया, 2 क्वेश्चन इससे दे दिए, एक क्वेश्चन इससे दे दिया, एक क्वेश्चन इससे दे दिया और एक क्वेश्चन दे दिया बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो आपने जी से साल्ट के बारे में बात करी है। तो आप देखो 1 3 4 5 6 क्वेश्चन दे दिए। अब कितना इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर है, हाँ, आपने पहले पढ़ लिया हो तो 5 से 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा और 6 क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है, रीजन क्या है, क्योंकि इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक दोनों के बीच की ब्रिज होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना, इसलिए दोनों को ये कवर करके चलती है। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, है ना। आप इसको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना और इसको पढ़ने के बाद अब जैसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक का रिवीजन करोगे आपको बहुत क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भैया जरूर ज्वाइन कर लेना और इसके पहले के जो 2 लेक्चर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जितने भी आगे वीडियो आएंगे वो भी प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे और ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ना। तो आप जरूर देखिए और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।